हाय गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं, टॉपिक लेकर आए हैं जो सीटेट के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखेंगे अपसारी चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन क्या है, स्थूल गतिक कौशल क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है, जेंडर पक्षपात क्या है और जेंडर रूढ़िवादिता या फिर पारंपरिक क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए विकास को क्या कहा जाता है, विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। जो विकास का प्रारंभ होता है गर्भ से कब्र तक चलता है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। इसको हमने कहाँ देखा था, विकास के सिद्धांत में देखा था। एक निरंतरता का सिद्धांत है जहां से स्पष्ट होता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति में अंतर पाया जाता है, कभी स्लो हो जाती है गति तो कभी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, किंतु यह कभी रुकता नहीं है। आइए सबसे पहले वाले कारक को देखते हैं, वातावरण और वंशानुक्रम। वातावरण और वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जैसा कि वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले गुणों क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। इसमें कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं जो एक माता पिता से अपने बच्चों में, अपनी संतान में ट्रांसफर होते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। यह जन्म के पश्चात बच्चे को प्रभावित, यह जन्म के पहले प्रभावित करता है, जन्म के पूर्व प्रभावित करता है बच्चे को। एक बालक के विकास को जो प्रभाव डालता है वंशानुक्रम जन्म के पहले प्रभावित करता है और वातावरण जन्म के पश्चात प्रभावित करता है। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ हमको घेर के रखे हुए हैं, आसपास के चीजें जो घेरे हुई हैं, यही क्या है, वातावरण है। हमारा आस पड़ोस, घर परिवार, ये सब क्या है, हमारा पर्यावरण है या फिर वातावरण है, जो एक बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो प्राथमिक वातावरण है वो तो परिवार ही है, घर है, हमारा आस पड़ोस है। तो वहाँ का वातावरण सबसे पहले बच्चे को प्रभावित करता है, जो एक अच्छे माहौल में बच्चे को रखना चाहिए। तो यह कैसे प्रभावित करता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमेरिका में देखने को मिला था, जहाँ पर क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। दो जुड़वा बहनें थी, क्या थी, दो जुड़वा बहनें थी। एक का नाम फेडित था और दूसरी का नाम, जुड़वा क्या थी, बहनें थी, एक फेडित थी और दूसरे का नाम एडिथ था। फेडिथ और एडिथ, एडिथ, ये दोनों जुड़वा बहनें थी। इन पर वातावरण का बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया था। दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन किसी कारणवश इनको क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। और एक की शादी किसी किसान घर से हो गई थी और दूसरी की शादी किसी डॉक्टर के घर से हो गई थी। तो देखा गया था कि दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर पाया गया था। क्यों, क्योंकि वातावरण दोनों के यहाँ का अलग अलग था। तो ये किसी जुड़वा बच्चों पर भी क्या होता है, उस पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। इसी को देखकर ही तो जेबी वाटसन ने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उन्हें जैसा वातावरण दूंगा उन बच्चों को वैसे बनाया जा सकता है। अच्छा वातावरण देंगे अच्छा काम करेंगे, बुरा वातावरण देंगे तो बुरे बन जाएंगे। तो इस प्रकार से वातावरण का विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारक क्या है, लिंग है। दूसरा कारक लिंग है, जो क्या करता है, एक बालक को प्रभावित करता है, बालक के विकास को। कैसे, ये क्या है, एक जैविक अवधारणा है, ये जैविक अवधारणा है। जैविक अवधारणा से क्या तात्पर्य है, जो यह निर्धारित करता है क्या, कि फीमेल कौन है और कौन मेल है। जो यह निर्धारित करे गर्ल्स
और बॉयज। लिंग क्या करता है, लिंग कैसे प्रभावित करता है? लिंग तो सबसे पहले क्या है, जैविक अवधारणा है जो यह निर्धारित करता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। और यह क्रोमोसोम के जो वंशानुक्रम है इसमें से 46 गुणसूत्र क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसमें का जो 23वां गुणसूत्र होता है वही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो 23वें गुणसूत्र से, जिसमें एक्स वाई होता है, इसी से क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है कौन मेल है या फिर कौन फीमेल है। तो लिंग किस प्रकार से प्रभावित करता है, प्रारंभ में लड़कों का विकास लड़कियों की अपेक्षा कम होता है, जबकि लड़कियों की बालिकाओं का जो विकास होता है वो बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। बालिकाएं पहले चलना सीख लेती हैं, बालिकाएं बहुत सारे कामों में क्या हो जाती हैं, आगे हो जाती हैं। किंतु आगे चल करके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बालक बालिकाएं, तो यही विकास क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बालकों में तेजी से होने लगता है और बालिकाओं में धीमा पड़ जाता है। ये देखने को अक्सर मिलता है। तो जो लिंग है ये भी विकास को प्रभावित करता है। तीसरा कारक हमारा है आयु, उम्र। उम्र क्या है, आयु या फिर उम्र, जो क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, जैसे कि आप किसी बालक को बिना उम्र के क्या कुछ सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते हैं। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, उसे अब आप मैथ तो नहीं सिखा सकते हैं, उसे नंबर से सिखा सकते हैं, न कि उसे ज्योमेट्री सिखा सकते हैं। इसी प्रकार से उसे आप हिस्ट्री नहीं सिखा सकते हैं जब तक उसकी उम्र नहीं है। इसीलिए आप पियाजे को ध्यान रखिए, पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे हैं जो संज्ञानवादी हैं, इन्होंने कहा था जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे बालक में अधिगम की क्षमता होती है। इसलिए इन्होंने कहा था कि बालक में विकास पहले होता है। क्या होता है, विकास पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। विकास पहले होता है, पहले होता है, जबकि अधिगम बाद में होता है। जबकि जबकि क्या होता है, अधिगम बाद में होता है। क्यों कहा था, क्योंकि इनको पता था कि जब तक बालक का विकास नहीं होगा, जब तक उसकी उम्र नहीं होगी, तब तक बच्चा नहीं सीख सकता है जो हम सिखाना चाहते हैं। इसीलिए उम्र को इन्होंने क्या किया है, अत्यधिक महत्व दिया है कि बच्चे जैसे जैसे उनकी उम्र होगी बच्चे वैसे वैसे सीखेंगे। अगला क्या है, चौथा, सांस्कृतिक या फिर संस्कृति, सांस्कृतिक विविधताएं, संस्कृति या फिर सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विविधताएं, ये महत्वपूर्ण है। विविधताएं, तो विकास को जो संस्कृति है आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। पहले की संस्कृति क्या थी, सिर्फ खाना है, सोना है और पढ़ने पे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। तब आवश्यकताएं भी इतनी नहीं थी, हमारी आवश्यकताएं भी बहुत सारी थी जो पूरी हो जाती थी। आज तो इतनी महंगाई है कि बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। पहले क्या था, पहले की जो संस्कृति थी उसमें मोक्ष प्राप्ति को महत्व दिया जाता था, और आज आज नौकरी को महत्व दिया जा रहा है। आज की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें पैसा कमाना है। पहले के संस्कृति में क्या था, आज भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं जहाँ पर पढ़ाई को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है कि हमारे यहाँ लड़कियां कम पढ़ती हैं और लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं। हम लड़कों को बाहर भेज सकते हैं लेकिन लड़कियों को हम घर पर ही पढ़ाएंगे। तो ये सब क्या है, हमारी संस्कृत है, हमारी परंपरा है, रूढ़िवादिता है, जो कहीं न कहीं विकास को प्रभावित करती है। अगला कारक है पांचवा कारक। पांचवा कारक हमारा क्या हो जाएगा, आर्थिक दशा। आर्थिक दशा। और छठवां कारक हमारा हो जाएगा बुद्धि, आर्थिक दशा। और सातवां कारक हमारा हो जाएगा पोषण। ये सब क्या है, कारक है। आर्थिक दशा, आप समझ रहे हैं आर्थिक दशा से क्या तात्पर्य है। आर्थिक दशा का तात्पर्य है कि यदि आप
संपत्ति वाले हैं, पैसे वाले हैं, तो जो आपके घर में जो विकास है उन बच्चों का विकास गरीब घरों के बच्चों के विकास से क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, खान पान का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसी पर ये क्या करता है, न्यूट्रिशन भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी आर्थिक दशा होगी उतना ही अच्छा बालक का विकास होगा। अगला है बुद्धि। बुद्धि क्या कहती है, मान लीजिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तेज बुद्धि के होते हैं। तो जो तेज बुद्धि वाला बच्चा है उसमें जो मानसिक विकास होगा वो काफी अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू जो मंद बुद्धि के हैं। तो इस प्रकार से जो बुद्धि है वह भी क्या करती है, एक बालक के विकास को प्रभावित करती है। न्यूट्रिशन में क्या है, पोषण। पोषण एक बच्चे को प्रभावित करता है, जैसे कि जन्म के पश्चात भी और जन्म के पहले भी। ये पोषण क्या है, जन्म के पश्चात भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात। जन्म के पश्चात ये जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, जन्म के पूर्व माँ को यदि अच्छा पोषण नहीं दिया गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे का जो विकास है वह प्रभावित हो जाएगा। और जन्म के पश्चात यदि बच्चे का खान पान नहीं ध्यान रखा गया तो भी बच्चे का विकास प्रभावित हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बच्चा रोगग्रस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये सभी क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए देखते हैं कि अपसारी चिंतन क्या है। आइए देखते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कहीं न कहीं से यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक हैं किंतु यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसे देख लेना चाहिए। अपसारी चिंतन, अपसारी से मतलब है ऐसा प्रश्न या फिर ऐसे तर्क जिसमें बच्चे अपने दिमाग से, अपने माइंड से अपना तर्क दे सकें। क्या तात्पर्य है, ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे तथ्य जहां पर बच्चे अपने विचार दे सकें वह अभिसारी चिंतन है। और अभिसारी चिंतन जिसमें बच्चे न सोच पाए, जिसमें एक ही विकल्प हो कि बस यही हो सकता है, वह क्या हो जाता है, अभिसारी चिंतन हो जाता है। मान लीजिए एक हम इसको क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अब कहा जाए क्लास में या फिर दो चार बच्चों से कहा जाए कि यदि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो अपने देश के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो प्रत्येक बच्चे जो हैं क्या करेंगे। मान लीजिए पहले बच्चे से पूछा गया, ये क्या है, ये बच्चे हैं सर्कल में बैठे हुए हैं। प्रत्येक बच्चों से क्या किया, यही प्रश्न किया गया कि यदि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप अपने देश के लिए क्या करेंगे। ये पहला बच्चा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा और सातवां है। ये सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने अलग अलग आंसर देंगे, अलग अलग उत्तर देंगे। जब अलग अलग उत्तर हो या फिर अपने हिसाब से अपने तर्क दे पाए बच्चे, वो क्या हो जाता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाता है। ये क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कह दिया जाए भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी, भारत की क्या है, राजधानी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या है, बच्चे सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, सर्कल में बैठे हुए हैं। अब प्रत्येक बच्चों से पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है। अब सारे बच्चे क्या करेंगे, एक ही आंसर देंगे कि क्या है, नई दिल्ली है। तो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ही आंसर दे रहे हैं, जिस पर एक ही, यहाँ पर क्या हो, जिसका एक ही केंद्र हो, क्या हो, इसे क्या कहेंगे, इसे केंद्रीकरण कहेंगे, केंद्रीकरण। ऐसे प्रश्न
जिसका मात्र एक ही बिंदु हो, एक ही केंद्र हो, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी चिंतन कहेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में क्या है कि ऐसे प्रश्न जहां पर बच्चे क्या करें, अपने प्रश्नों के, अपने तर्क को अलग से दे सकें, या फिर क्या करें, जिसके अनेक बिंदु हों। ऐसे प्रश्न जिसके अनेक बिंदु हों, जिसके अनेक अपने अपने तर्क दिए जा सके, वह क्या है? अपसारी चिंतन है या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? अपसारी चिंतन को आप सीधा क्या कर सकते हैं? विकेंद्रीकरण से जोड़ सकते हैं। अपसारी चिंतन को केंद्रीकरण से जोड़ सकते हैं, जिसका एक ही केंद्र हो, वह अपसारी चिंतन है। और अपसारी चिंतन जिसके एक से अधिक केंद्र हो, जिसके एक से अधिक बिंदु हो, उसे अपसारी या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। इसके बाद हम समझते हैं जेंडर क्या है। क्या है जेंडर? जेंडर सबसे पहले तो क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है। और ये आता कहाँ है? सबसे पहला सामाजिक अवधारणा। सामाजिक अवधारणा यह क्या है? सोशल कॉन्सेप्ट है। इसे समाज ने बनाया है। अभी हमने बताया था जो लिंग है वह जैविक अवधारणा है, किंतु लिंग क्या करता है? यह निर्धारित करता है कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। लेकिन यह ऐसी अवधारणा है सामाजिक, जिसे समाज ने दिया है, समाज के द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें क्या होता है? यह बताया जाता है कि लड़कियां कौन सा कार्य कर सकती हैं या फिर पुरुष कौन से कार्य कर सकते हैं। तो जब हमें यह बताया जाए, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाए कि ये मेल का काम है और ये फीमेल का काम है, तो इसे किसने बताया? इसे हमारे समाज ने बताया। और जो पहला समाज होता है वह परिवार होता है। तो सबसे पहले तो परिवार वाले ही इसके भागीदार हैं। वहीं से शुरू होता है क्या? जेंडर में विभेद। बच्चों के लिए, लड़कों के लिए क्या आता है? अलग से दूसरा कपड़ा आएगा, और लड़कियों के लिए दूसरा कपड़ा आएगा। तो यह कहीं न कहीं हमारे परिवार से ही जन्म लेता है। उसके बाद यह हमारे समाज हर जगह से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं और लड़के ये काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जेंडर क्या है। इसी प्रकार से जेंडर पक्षपात होता है। जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस। क्या होता है? जेंडर बायस। यदि आप किसी मेल की तरफ या फिर फीमेल की तरफ क्या करें? पक्षपात का मतलब है किसी एक ओर आप झुकाव, किसी एक ओर क्या कर जाए? यदि आप झुकाव कर लें, झुकाव। ठीक है, एक तो बॉयज की तरफ या फिर गर्ल्स की तरफ। यदि आप किसी की तरफ झुके, कैसे? जैसे आपसे कहा जाए, क्लास में क्या होता है? लड़कियों से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लड़कों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह क्या है? यह क्या है? जेंडर बायस है या फिर जेंडर पक्षपात है। क्या है? जेंडर बायस है या फिर जेंडर पक्षपात है। जब किसी एक की ओर, किसी एक का पक्ष ले लिया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? जेंडर पक्षपात कहा जाएगा। अगला जो हमारा है जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता जो परंपरा है, हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं कि हम क्या करें? लड़कियों को घर में पढ़ाएं या फिर उन्हें बाहर नहीं भेज सकते हैं, और लड़कों क्या कर सकते हैं? बाहर भेज सकते हैं। हमारी परंपरा बनी चली आ रही है। जैसे आप देखे होंगे कि क्या कहा जाता है कि लड़के क्या कहते हैं? जल्दी से नहीं रोते हैं, किंतु लड़कियां बात बात में सेंसिटिव हो जाती हैं, उन्हें बहुत जल्दी से रोना आ जाता है। तो यह क्या है? यह हमारा क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है, जिसे पहले से लोग मानते चले आ रहे हैं, जो हमारे समाज की परंपरा है, जिसे सभी लोगों ने मान रखा है कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। या फिर क्या करते हैं? वो क्या हो गया? जेंडर रूढ़िवादिता हो गया। तो जेंडर पक्षपात, किसी मेल या फीमेल किसी एक की ओर झुकना, किसी एक का पक्ष लेना, वह हमारा जेंडर पक्षपात है। और जो रूढ़िवादिता है, जो स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप, वह पहले की परंपरा के अनुसार किसी कार्य को करना ही क्या हो जाता है? जेंडर रूढ़िवादिता हो जाता है। तो आपने देखा अपसारी चिंतन क्या है?
अभिसारी चिंतन क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, विकेंद्रीकरण क्या है, केंद्रीकरण क्या है, और आपने देखा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू क्लासेस।